नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने विषयों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है। इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए सभी अन्य कार्य जो इस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी। एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। झांसी रेल प्रशासन ने बड़ा आदेश पारित किया है, जिसको लेकर गरीब परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जनता टीवी के संवाददाता की ये रिपोर्ट। रेल प्रशासन के आदेश पर जो आउट हाउस तोड़ने का मामला चल रहा है, उसके पीछे के कारण जो रेल प्रशासन कहता है कि भाई चोरियां हो रही हैं, आउट हाउस में रहने वाले लोग चोरियां कर रहे हैं, इस तरह का उनका सोचना है। इसलिए आउट हाउस तोड़ने का उन्होंने जर्जर स्थिति में आने का कारण है कि जो आउट हाउस एम्प्लॉइज के पास थे, उनका तो मेंटेनेंस हुआ नहीं। जो ऑफिसर्स के बंगले हैं, उनके आउट हाउस का मेंटेनेंस होता रहा। चूँकि जो एम्प्लॉई के आउट हाउस क्वार्टरों में आउट हाउस है, अगर उनका भी मेंटेनेंस होता रहता तो उनको तोड़ने की स्थिति नहीं आती, ना वो जर्जर होते। कि आउट हाउस तोड़ दिए जाएं ताकि जो उसमें रह रहे हैं लोग वो नहीं रहेंगे। जबकि वर्तमान स्थिति जो है, रेलवे के जो बंगले हैं, वो जिस एरिया में उनके आउट हाउस होते हैं, उनसे बंगलों में रहने वालों को भी सुरक्षा का एक एहसास रहता है। वो उनके लिए कार्य भी करते हैं, देखरेख, बंगलों की मेंटेनेंस भी जो बाहर से हैं वो करते हैं, और साथ में रखवाली का भी इनडायरेक्टली काम करते हैं। इन आउट हाउसों के तोड़ने से जो बंगलों में या रेलवे आवासों में जिनमें वो आवंटित हैं आउट हाउस, उनके जो निवासी हैं, रेजिडेंट हैं, वो भी असुरक्षित होंगे। झांसी रेल प्रशासन का एक आदेश यहां पर आउट हाउस में रहने वाले हजारों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। यहां पर एक लंबे समय से, अरसे से लोग कई सालों से, 20-50 सालों से यहां पर आउट हाउस में रह रहे हैं, और ये कर्मचारियों को जो बंगले अलाउट होते हैं उसमें आउट हाउस बने होते हैं, और इसी तरह से जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी बंगले में उनके भी आउट हाउस होते हैं। हर कर्मचारी का, आउट हाउस वालों का रेंट, किराया लिया जाता है, और अधिकारियों का भी किराया काटा जाता है। आउट हाउस का किराया जो अधिकारियों काटा जाता है, उससे तो लगातार रेलवे वहां पर आउट हाउस में मेंटेनेंस कराती रहती है आउट हाउस का, जिससे वो जर्जर स्थिति में नहीं आ पाए। लेकिन कर्मचारियों के जो बंगले हैं, उनके जो संबंधित आउट हाउस हैं, उसमें रहने वाले कर्मचारियों के जो आउट हाउस में आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं कराया गया, जिससे वह जर्जर स्थिति में आ गए हैं, और आज उनकी स्थिति दयनीय है। उसका हवाला देकर रेलवे कहती है कि इसको खाली कर दीजिए एकाएक। ये अगर परिवार खाली करेंगे तो ये कहां पर रहने के लिए जाएंगे? इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आउट हाउस में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे बात करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? बताइए। मेरा नाम पूनम है जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर कि हम लोग काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम नहीं तो 40 साल हो गई होंगी यहाँ रहते रहते। अब सर ये तोड़ने का मतलब ये आदेश आए हैं, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, अभी तो रह नहीं रहे, मतलब काफी सालों से रह रहे हैं, तो बताओ अब क्या करें हम लोग? कहाँ जाएं? क्या आदेश दिया गया है? तो इनको तोड़ना है। अच्छा। हाँ, तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं, तो बताओ क्या करा जाए?
क्या नाम है आप? हमारा नाम दीपा रायकवार है। हम यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं। सारे हम लोग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे यहीं के बने हुए हैं। और उससे क्या कहते हैं, अब हम लोग से यहाँ से कह रहे खोली खाली करो, खोली तोड़ दी जाएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम गरीब परिवार है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे? हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि हम किराया दे सके। सारे मजदूर लोग हैं। हमारी निवेदन ये है कि हम लोग के आउट हाउस नहीं तोड़े जाएं, हम लोग को रहने की व्यवस्था दी जाए। हम लोग 30-40 साल से बराबर प्रॉपर रह रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े हुए, पढ़ रहे लिख रहे, यहीं पे शादी ब्याह हो गए हैं। बल्कि हमारे आउट हाउस की मरम्मत की मांग की जाए, यही हमारी निवेदन है। और हमको रहने की व्यवस्था की जाए। आउट हाउस में रहने वाले लोग, देखिए आप सुन रहे होंगे कितने परेशान हैं रेल प्रशासन के इस आदेश के बाद से। यहाँ पर झांसी की रेलवे यूनियन है वो लगा ये आदेश, आपको बताएं हम, ये आदेश लगभग 1 साल पुराना है, जिसपे कि झांसी की यूनियन लगातार नोटिस दे रही है, लगातार वहां के उच्च अधिकारियों से बोल रही है कि अगर इस तरह का आउट हाउस वालों के संग किया गया तो वह एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके वजह से ये आदेश कई बार टाला जा रहा है। लेकिन अब इनके ऊपर ये आउट हाउस खाली करने की तलवार लटक रही है, जिससे ये परिवार परेशान है। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। लखनऊ के मड़ियाओं में दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को मौत के घाट उतारने वाले लाला गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन पहले भी गैंग के बीच कहासुनी हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए। को मड़ियाव इलाके में दिन दहाड़े चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और देखा गया कि कितने जघन्य तरीके से उन पर हमले किए गए थे। हमारे साथ डीसीपी उत्तरी अभिजीत शंकर जो है, सर, जिस तरह से घटना हुई थी और आज खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग, एक रैकेट काम कर रहा है। आज दिनांक 29/7/2024 को 2 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 27/7/2024 के शाम के टाइम पे अबू उमामा उर्फ ओसामा करके व्यक्ति का 2 व्यक्ति ने मिलकर चाकू मारकर हत्या किया गया था, जिसमें FIR नंबर 449/2024 अंडर सेक्शंस 103, 131 एंड 351 3 BNS दर्ज किया गया था। तो 2 अभियुक्त को आज पुलिस न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम लाला पुत्र तमीम, मोहम्मद तमीम 20 वर्ष AC का काम करता है, और दूसरा है मोहम्मद शयान पुत्र मोइन अंसारी जो 19 वर्ष का उम्र है। इन दोनों व्यक्ति जो है आसपास मोहल्ले में रहते हैं और आपस में जान पहचान का भी था और आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। और पूछने पर इनके द्वारा ये बताया गया है कि इसके घटना के थोड़ा समय पहले मृतक द्वारा शायद इनसे गाली गलौज किया था, उसी कारण से इनको थोड़ा रंजिश था और इसमें ये किया। सर, ये बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे पहले एक झगड़ा हुआ था, उसमें कोई इमरान नाम का शख्स था, उसको मारने के लिए हत्या की करने के बाद फिर उसको फोन किया गया था और कहा गया था 24 घंटे के अंदर तुम्हारी बीवी, यानी कि पुलिस को एक चैलेंज भी दिया गया था। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। क्या और गैंग के सदस्य हैं? और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 1000 रुपए लेकर गैंग की सदस्यता मिलती थी। क्या इस तरह का कुछ गैंग चल रहा था मड़ियाव इलाके? ये सबका बारे में पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है और जांच के दौरान जो साक्ष्य मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये देखा जा रहा है कि इस गैंग में ज्यादातर लोग सब यंगस्टर हैं, 19-20 साल के युवा हैं। क्या इस तरह के चीज़ों को लेकर पुलिस अभियान चलाएगी कि इतने कम उम्र के जो युवक हैं वो इस तरह के अपराध में शामिल हो रहे हैं और गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं? अभी कोई गैंग एक्सेस करने का कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। अगर जैसे साक्ष्य मिलेंगे उसी हिसाब से साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। जो इस तरह के कहा गया कि इमरान को फोन आया था कि तुम्हारी भी हत्या 24 घंटे में कर देंगे, क्या इस तरह के कुछ प्रमाण मिले हैं? क्या उन लोगों ने शिकायत की आपसे? अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जैसे मैंने बोला, साक्ष्य के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीसीपी उत्तरी विजिता शंकर है। इनका कहना है कि जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गैंग को लेकर जो बातें की जा रही हैं उसको लेकर चर्चा जांच शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस तरह का गैंग सक्रिय है उस इलाके में। और ये भी बात कही गई कि दूसरे की हत्या होनी थी और जब ओसामा की हत्या हुई उसके बाद फिर पुलिस एक इमरान नाम के शख्स को भी फोन करके कहा गया कि उसकी भी हत्या कर दी जाएगी 24 घंटे के अंदर, यानी कि पुलिस को खुली चुनौती थी। अब फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब देखना है कि इस गैंग को बस करने में पुलिस कितनी तेजी दिखाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।
पेरिस ओलंपिक के लिए अलग अलग खेलों में भारतीय टीम ने जबरदस्त तैयारी की है। आइए आपको बताते हैं शूटिंग की अलग अलग रेंज में भारतीय दल में कौन कौन खिलाड़ी शामिल है। पृथ्वीराज टोंडाईमन, संदीप सिंह, स्वप्निल कुसाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, एलविनिल विलारिवान, सिफ्त कौर समरा, राजेश्वरी कुमारी, सरबजोत सिंह, अर्जुन बाबूता, रमिता जिंदल, मनु भाकर, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो गया और मानसून सत्र पहले दिन काफी हंगामे भरा रहा और हंगामे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सदन की शुरुआत में ही लोगों से कहा कि सब लोग एकजुट होकर काम करें, हम पब्लिक के लिए आए हैं और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि पब्लिक की समस्याएं विधानसभा में बेहतर निस्तारित की जाए और जो समस्याएं लोग रखेंगे उस पर सत्ता हो या चाहे विपक्ष का विधायक हो, सबकी बात सुनी जाएगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने जो है जब सदन में से पहुंचे तो पहले तो उनका जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जो स्वागत किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रश्न प्रहर शुरू हुआ तो उन्होंने कहा बिजली विभाग को कटघरे में खड़ा किया और कहा सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है और बिजली विभाग के दावे खोखले हैं। और बिजली विद्युत मंत्री जो है A.K. शर्मा ने जवाब को जो है खारिज करते हुए कहा कि बिजली विभाग जो है सपा की गलतियां भुगत रहा है, 1 लाख करोड़ का बकाया जो है बिजली विभाग के ऊपर हो गया है और इसीलिए बिजली विभाग अभी तक जो है पटरी पर नहीं आया है। इसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज रही कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डिप्टी सीएम को उन्होंने निशाने पर लिया और डिप्टी सीएम से कहा उन्होंने कि मेडिकल कॉलेज जो बनाए गए हैं उनमें प्राइवेट की तरह इलाज हो रहा है और मेडिकल कॉलेज 500 रुपए का पर्चा बनाया जा रहा है जबकि 1 रुपए में सपा कार्यकाल बनता था। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार लगातार जो पुरानी सेवाओं पर चल रही है और सबको सेवाएं सुविधाएं दे रही है, अगर कहीं कोई कमी मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद जो है ये स्थिति कम हुई। लेकिन दोपहर बाद जो है सदन बर्खास्त कर दिया गया और हुआ सदन जो है कल 11 बजे शुरू होगा और तब तक के लिए जो है सदन स्थगित हो गया। लेकिन ये है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल है वो पूरी तरह नहीं हो पाया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो अड़े रहे और ये स्थिति कल भी बनी रहेगी ऐसे उम्मीद की जा रही है और कल जो है नेता विरोधी दल जो है फिर आक्रामक हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। पसंद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। आगरा में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करेगा। दरअसल आगरा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने सीएमओ को एक पत्र जारी लिखा था जिसमें बताया था कि आगरा में अवैध रूप से होटल हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद आगरा के सीएमओ ने टीम बनाकर कार्रवाई के लिए ऐसे 75 हॉस्पिटलों को चिन्हित किया है जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर सीएमओ हरीश श्रीवास्तव का कहना है कि करीब 75 हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये कार्रवाई आगरा के एतमादपुर क्षेत्र से शुरू की जाएगी। साथ ही आगरा में झोला छाप डॉक्टरों और अवैध हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटलों पर कार्रवाई कर मरीजों की जान बचाई जाएगी। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। नोएडा के सेक्टर 14A के एडीसीपी कार्यालय में आज नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस मीटिंग हॉल का उद्घाटन इस पर्पस से किया गया है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाए ताकि पत्रकारों को कोई समस्या ना हो और कोई भी मीटिंग अगर की जाएगी तो वो इस मीटिंग हॉल में ही की जाएगी। इसके साथ ही पत्रकारों से संबोधित होते हुए लक्ष्मी सिंह ने पत्रकारों को ये बताया कि आगे से होने वाली कोई भी पीसी या कोई भी मीटिंग इसी मीटिंग हॉल में होगी और इसके साथ ही जल्द ही सेक्टर 14A में साइबर सेल का भी उद्घाटन किया जाएगा जिससे साइबर क्राइम की जो भी शिकायतें होंगी उन्हें पीड़ित सीधे साइबर सेल में आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे और इससे जल्द उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। बाकी मैं जय श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, जनता टीवी, नोएडा। नेपाल बॉर्डर पर लगातार तस्करी और नकली नोटों का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
आज भारत नेपाल सीमा पर थाना रुपाईडीहा की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 72,000 नकली नोट बरामद हुए हैं। इस युवक के पास जो नकली नोटों की खेप बरामद हुई है, उसने पूछताछ में बताया है कि ये नकली नोटों का कारोबार वो लगातार नेपाल से करता था। अब इस प्रकार नकली नोटों की खेप बरामद होने से लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस और एसएसबी लगातार भारत नेपाल सीमा पर कामिंग करती रहती है और लगातार तस्करों को गिरफ्तार करती रहती है। अब आज नकली नोटों की जो खेप बरामद हुई है, इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच जो लगातार तस्करी और नकली नोटों का कारोबार जारी है, वो आखिर कब रुकेगा। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। बाराबंकी में सोती रही पुलिस, खेत से हजारों के सामान पर चोरों ने हाथ किया साफ। ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के सतरिक थाना क्षेत्र के तीर गांव से जुड़ा है, जहां खेत में रखे मोटर, इंजन का सामान, बैटरा आदि कीमती सामानों पर चोरों ने एक बार फिर से हाथ साफ कर दिया। खेत में रखे इस तमाम सामान को चोरों ने नकब लगाकर इस पर हाथ साफ कर दिया, तो रात की गश्त कर रही पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल सतरिक थाना क्षेत्र के तीर गांव में चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी क्षेत्र में कई चोरी की घटनाएं हुई, जिन घटनाओं में कई मामलों में नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन सतरिक पुलिस की सुस्त कार्यशैली के चलते अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं हो सका। कहीं न कहीं सतरिक पुलिस की जो लापरवाही है, उसके चलते चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आज चोरों ने इस एक चोरी की घटना को फिर अंजाम दे डाला। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना का पुलिस खुलासा करती है या ये घटना भी ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगी। ये आने वाला वक्त तय करेगा। बाराबंकी से जनता टीवी के लिए मैं चमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश सरकार की चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस एक बार फिर अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। वहीं चालक प्रचालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि मरीजों को लेकर भरतना सीएससी जा रही थी, लेकिन अचानक स्टीयरिंग फेल होने के कारण पूरी तरीके से एम्बुलेंस जो है अनियंत्रित होकर जो गहरी खाई में जा गिरी। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा होने से टला, क्योंकि जिस तरीके से उसमें जो पेशेंट थे पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों ने पूरी तरीके से उनको घायलों को बाहर निकाला है और कहीं प्रचालक और चालक को पूरी तरीके से जिला अस्पताल भेजा गया। देखा जा रहा है कहीं ना कहीं चालक प्रचालक की पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा हादसा होने से टला है, क्योंकि इसमें बैठी हुई जो पूरी तरीके से पेशेंटों को जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंस की किस तरीके से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से उनकी हालत गंभीर है, क्योंकि समय पर काम नहीं कराया जाता। उसमें पूरी तरीके से चालक प्रचालक जो एक लापरवाह कहा जाए या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार की चलाई जा रही एम्बुलेंस की देखरेख जो की जाती है, पूरी तरीके से अनियंत्रित की जो सेवाएं होती हैं लगातार देखा जा रहा है कि कई बार इसकी सूचना भी दी जा रही है कि कोई जिस तरीके से एम्बुलेंस में खटारा हो चुकी हैं और समय पर काम नहीं किया जा रहा, जिसके कारण लगातार एक बार फिर कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से टलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम सीएम योगी आदित्यनाथ के सपने पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौवंश की, जहां प्रयागराज की सड़कों पर गौवंश खुलेआम से टहल रहे हैं, जिससे कभी हादसे भी होते हैं अक्सर, और दूसरी तरफ गौवंश जो है कूड़े के ढेर में खाना ढूंढते नजर आते हैं और जिससे वो पॉलिथीन खाकर बीमार पड़ते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी चली जाती है। मगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पूरे प्रदेश में काना गौशाला बनाई है लाखों रुपए खर्च करके, उसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारी व अन्य जिम्मेदार इन्हें वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और काना गौशाला में बीते दिनों यहाँ पर किसान समृद्धि आयोग के जो सदस्य आए थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया था, मगर स्थिति बहुत अच्छी गौशाला की उनका कहना था नहीं है। और जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं अभी प्रयागराज में, खुलेआम सड़कों पर गौवंश टहल रहे हैं, चाहे वो चंदलोक चौराहा हो, और वहीं हेवट रोड पर देखा गया है गौवंश का सड़क पर ही पशुपालन हो रहा है। और दूसरी तरफ इसी तरह से मंडपम के पास गौवंश कूड़े के ढेर में खाना खाते दिखाई दिए। इसी तरह से पूरे प्रयागराज की स्थिति और गौवंश की स्थिति बहुत ही दयनीय है और सड़क पर वो घूमते नजर आते हैं, जिससे कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से रुख अपनाता है या फिर सीएम योगी के सपने पर इसी तरह से पानी फेरता नजर आता है नगर निगम। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बरसात शुरू होते ही जनपद में जो मछली के शौकीन व्यक्ति है वे निश्चित तौर पर बांधों पोखरों के आसपास आ जाते हैं, आखिर तो अपने उपकरण ले आते हैं जिससे मछली का आखिर कर सकें।
अभी विगत दिवस लगातार बारिश हुई जिससे ललितपुर जनपद के जो बांध है सब लबालब हो गए। गोविंद सागर बांध की बात करें तो 24 घंटे के अंदर गोविंद सागर बांध में इतना पानी आ गया कि उन्हें उसको रिलीज करना पड़ा और प्रशासन द्वारा लगातार सूचित किया जा रहा है कि इस समय से लेकर इस समय तक गोविंद सागर बांध के अन्य मुंह के गेट खोले जाएंगे। विगत दिवस 3 दिन पूर्व नई बस्ती निवासी एक 28 वर्षीय युवक अपने साथी के साथ जो गोविंद सागर बांध है जहाँ से गेट खुलते हैं वो नदी के बहाव की तरफ आए और वहाँ शिकार खेलने लगे मछली का। कुछ समय बाद जो गोविंद सागर बांध है उसका पानी का बहाव बढ़ा और लगातार पानी आने से विभाग ने गेट खोले। गेट खोलने के साथ ही जो पानी की तेज बहाव नदी की तरफ आई वहाँ शिकार कर रहे जो 28 वर्षीय युवक था वह पानी के बहाव में बह गया। पुलिस द्वारा जब इसकी काफ़ी लंबे समय बाद परिवार वालों ने सूचना दी तो देखा आसपास ही उसकी मोटरसाइकिल व कपड़े मिल गए और लेकिन वह जो 28 वर्षीय युवक था वह वहाँ से नदारद था। लगभग 2 दिन तक खोज के बावजूद भी उसकी जानकारी नहीं हुई तो जिलाधिकारी के पद के बाद SDRF की जो टीम आई और उन्हें करबला के पास रेस्क्यू करते हुए युवक का शव बरामद कर लिया। बता दें चले गोविंद सागर बांध से करीब 2 किलोमीटर दूर उसका शव आज बरामद हो गया। अब जनता को भी यह सोचना चाहिए कि ललितपुर जनपद में 15 बांध हैं और लगातार उनमें पानी की आवक बढ़ने के बाद चाहे दिन हो या रात किसी भी समय गेट खोल दिए जाते हैं। तो यह दायित्व तो जनता का भी बनता है या जो शिकार प्रेमी हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमें जान जोखिम में डालकर चंद रुपयों की मछली पकड़ने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपने जितने भी एंगल हैं जनता को सूचित किया जा सके कि इस समय गेट खुल रहे हैं या उन्होंने अपने काम पर अधीनस्थों को लगा दिया है। अब विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। साल ग्राम पंचायत के मजरा बंदरा में स्थित गौशाला बन गई मौतशाला। जिम्मेदार बेखबर। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड के बहरीसाल ग्राम पंचायत के मजरा बंदरा में स्थित गौशाला का है, जहां पर गौशाला में एक बीमार गौवंश 2 दिन से पड़ा हुआ है। केयर टेकर ने बताया कि पूरे मामले को लेकर हमने डॉक्टर को सूचना दे दी है, डॉक्टर इलाज भी कर गया है। वहीं पर जब मौके पहुंचे तो वहां पर चारे जो व्यवस्थाएं थी वो चारे व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में देखने को मिली और कई गौवंश जो थे वो भी यानी इधर उधर टहल रहे थे। गौशाला के अंदर यानी कि गंदगी का अंबार लगा हुआ था और जब इसके बाद गौशाला के बाउंड्री की तरफ घूमे तो वहां पर 2 पोस्टमार्टम हाउस बने जिसमें गौवंश दफन किए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं लगातार गौशालाओं में गौवंशों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जब खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान से बात की जाती है तो मामला सिर्फ यही निकल के आता है कि मामला संज्ञान में नहीं था और पूरे मामले को प्रकाश में आया मीडिया के माध्यम से और इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ये अमली जामा रटा या बोल दिया जाता है और कोई भी ठोस जो कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है, वो लापरवाह अधिकारियों पर नहीं होती। एक तरफ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री लगातार लाखों करोड़ रुपए इन आवारा गौवंशों को जो गौशाला में पहुंचाए गए उन गौशाला में पैसे खर्च करके यानी उन गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए लाख दावे कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं उन दावों पर पानी फेरा जा रहा है। अब देखना यह है कि आखिर में पूरे मामले पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी से लेकर खंड विकास अधिकारी कब जागेंगे और कब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो पाएगी। विश्वास सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में आने वाले पूरे गररियन का पूर्वा गांव का है, जहां 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर एक दबंगों के परिवार ने महिला समेत उसके पति को जमकर मारा पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने स्थानीय पुलिस को जब मामले की जानकारी दी तो पुलिस ने 151 में उसका चालान कर दिया, जिसके बाद आज पीड़िता अपने पति व बच्चे के साथ रायबरेली SP से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस तरह की कार्रवाई से चारों तरफ पुलिस की फजीहत जरूर हो रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।